हेलो हाय एवरीबॉडी, दिस इज सीएसएफ चितलांगयान। आप सबका स्वागत है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट से सेशन में, जहां पे हम लोग MHCET 5 इयर्स लॉ जो आपका 30 मई 2024 को होने वाला है, उसके और नए नए MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं। गाइस, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे हम लोगों ने पहले भी सेशंस लिए हुए जहां पे हम लोगों ने बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस किए थे, और आज भी इस सेशन में हम लोग अलग अलग MCQs जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। नाउ क्यों हम बार बार ये बोल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस ये आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है? बिकॉज गाइज ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने लिया है ना, ये आपके 3 इयर्स का जिस तरीके का पेपर आया था उस पेपर से इंस्पिरेशन लेके लिया है। तो ऑब्वियस की बात है, जैसा 3 इयर्स का पेपर आया था, मोर और लेस 5 इयर्स का पेपर भी वैसा ही आता है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए आज के दिन पे सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, एक बार फटाक से देख लेते हैं। कुछ 40-50 क्वेश्चंस हमारे यहाँ, जहां पे हम लोग LR एंड मैथ्स दोनों क्वेश्चंस आज सॉल्व करने वाले हैं। 5 इयर्स में आपको पता होगा मैथ्स भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इस सेशन में हम लोग LR के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोगों से बन जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का एग्जाम अभी 1 हफ्ते के अंदर होने वाला है। एंड ये क्वेश्चंस का लेवल जो है ये एकदम ही ऐसा है जो हम लोगों ने क्लास में बहुत आराम से किया था। इनफैक्ट क्लास में इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग ने कर रखा है। तो ये क्वेश्चंस में आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, आइए वील स्टार्ट विद LR एंड देन वील गो टू मैथ्स। पहला क्वेश्चन, आपको यहां पे ये पूरा एक अरेंजमेंट दे दिया गया है और आपको क्वेश्चन पूछा गया है जो कि है which of the following element is 6th to the left or 15th from the left end of the given arrangement। ठीक है, तो अपने को पहले तो लेफ्ट एंड राइट मार्क करके रखना है। ठीक है, अब आपको बोला गया है 6th to the left और 15th from the left end, ये बोला गया ना। तो एक काम करो, जल्दी से निकालो 6 to the left 15th from the left end। पहले हम लोग कहां जाएंगे? तो हम लोग ने पढ़ रखा है, पहले हम लोग 15th from the left end को देख के, एक सेकंड गाइस कुछ तो गड़बड़ है सा। सबसे पहले हम लोग कहां जाएंगे? सबसे पहले हम लोग जाएंगे 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से 15 पे आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब इससे हमें 6 स्टेप्स टुवर्ड्स द लेफ्ट जाना है। लेफ्ट साइड ये हो गया, तो 6 स्टेप्स जाना है। 1 2 3 4 5 6। सो योर करेक्ट आंसर विल बी परसेंटेज मार्क। बहुत सिंपल है, एग्जाम में हम लोगों ने क्लास में इसको बहुत आराम से बहुत बार कर रखा है, राइट? तो ये सबको समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम आपका जो ये यहां पे दिया गया ना सीरीज, उसी से रिलेटेड है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? ठीक है, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट बट नॉट फॉलोड बाय अ लेटर। तो कॉन्सोनेंट, नंबर, नॉट लेटर, ये आपको खोजना है। देखो, कॉन्सोनेंट, नंबर, नॉट लेटर, ये पहला बन गया हमारा। देन कॉन्सोनेंट, नंबर, नॉट लेटर, ये दूसरा बन गया हमारा। कॉन्सोनेंट, नंबर, लेटर है तो ये नहीं होगा। कॉन्सोनेंट, नंबर, नॉट लेटर, ये तीसरा बन गया। ये कॉन्सोनेंट नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। कॉन्सोनेंट, नंबर, नॉट लेटर, ये चौथा स्टेप आ गया। कॉन्सोनेंट, नंबर, ये लेटर है तो ये भी नहीं आएगा। सो टोटल कौन कौन से हुए? N4 7, K3 परसेंटेज, P1 8 and C6 hash। टोटल यू हैव 4 सच अरेंजमेंट्स या 4 सच नंबर्स यहां पे, जिसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है और जस्ट बाद में कोई भी लेटर नहीं आ रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर? तो आपको बेसिकली यहां पे सिंबल्स खोजने हैं। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर बट इमीडिएटली नॉट प्रीसीडेड बाय अ नंबर। तो बेसिकली नॉट नंबर, सिंबल, लेटर खोजना है। खोजो, नॉट नंबर, सिंबल, लेटर। नंबर नहीं होना चाहिए बट उसके बाद सिंबल और लेटर होना चाहिए। सो नॉट नंबर, सिंबल, लेटर। खोजो क्या होगा? नॉट नंबर, सिंबल, लेटर। देखो, नॉट नंबर, सिंबल, लेटर, ये पहला हो गया। नॉट नंबर, सिंबल, लेटर, ये दूसरा हो गया। नॉट नंबर, नॉट नंबर, अरे यार, सिंबल, लेटर, ये तीसरा हो गया। तो 3 है। @CL, ये सिंबल है सी, हाँ। देन U $E एंड Y
स्टार एम। ये तीन हमारे ऐसे ट्रिपलेट्स बने हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी रिमूव ऑल द नंबर्स फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, पूरे अरेंजमेंट में से सारे नंबर्स को हटा दो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट। अगर हमने सारे नंबर्स को हटा दिया तो कौन सा एलिमेंट राइट से फिफ्थ है, बताओ। सारे नंबर्स को हटा दिया तो कौन सा एलिमेंट राइट से फिफ्थ है, बताओ। पहले सारे नंबर्स हटा दो, अब राइट से आपको फिफ्थ पे जाना है। सो 1 2 3 4 5, सिंपल आंसर क्यू, है ना। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए क्यू। नेक्स्ट, 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their positions। क्वेश्चन ही गलत है, 4 ही ऑप्शंस दिए गए, तो अपने ये 4 में से अपने को ऑड वन आउट निकालना है। पहले अपनी ऑप्शंस लिख लेते हैं, DC6 ACL DC6 @CL 9ZQ #MP 9ZQ #MP। चलो अब फटाक से देखो इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है। पहले अपने को रिलेशन निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन से तीन ऐसे जो सेम रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं और कोई एक ऐसा होगा जो अलग रिलेशन को फॉलो कर रहा होगा। पहले आते हैं DC6 में, कहां है DC6 खोजो, ये रहा आपका DC6, बगल बगल है। नेक्स्ट @CL बगल बगल है, सेम रिलेशनशिप हो गया। 9ZQ बगल बगल है, सेम रिलेशनशिप हो गया। एंड लास्ट है #MP, हैश इधर है, M इधर है और P इधर है, तो ऑड वन आउट कौन सा हुआ अपना #MP, क्योंकि बाकी तीनों लेटर्स बगल बगल में वो वाले क्वेश्चंस है। सो योर ऑड वन आउट विल बी #MP। समझा? तो ये हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस करके रखा है अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल में। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करो। ही इज द ब्रदर, मतलब एक मैन जो प्राइज ले रहा था, माला उसको देख के बोली ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, तो वो माला का क्या लगेगा। उसको देख के बोल रही है वो मेरे अंकल का बेटी का भाई है, तो वो माला का क्या लगेगा। बैक ट्रैक करो और बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपने बोला देखो ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, अच्छा माई अंकल्स डॉटर मतलब क्या होगा, मेरे अंकल की बेटी, आपके चाचा की बेटी आपकी क्या लगती है, कजन, तो यहां पे हम माई कजन लिख सकते हैं। अच्छा ब्रदर ऑफ माई कजन, कजन का भाई क्या होगा, वो भी तो आपका कजन लगेगा, तो आपका सेंटेंस क्या बन गया, ही इज माई कजन। तो मैन माला का क्या लगता है, वो माला का कजन लगता है। सिंपल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ब्लड रिलेशंस का है। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द पिक्चर, एक लड़की को देख के सलमान ने बोला हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, तो वो लड़की की मम्मी सलमान की क्या लगती है, बताओ। थोड़ा सा ट्रिकी है बट हो जाएगा, बताओ। क्या होगा आंसर, सी, ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। माई मदर्स फादर मतलब आपकी मम्मी के पापा आपके क्या लगेंगे, तो इसको काट के माई नाना जी कर दे। अपने समझने के लिए तो नाना जी लिख सकते हैं, नहीं तो आप मटर्नल ग्रैंडफादर भी लिख सकते हो, ठीक है। ओनली सन ऑफ माई नाना जी, नाना जी का इकलौता बेटा आपका क्या लगेगा, तो आपके मामा मटर्नल अंकल, तो माई मटर्नल अंकल, ठीक है। अब यहां क्या बोला गया है, लड़की को देख के हर मदर्स ब्रदर इज माई मटर्नल अंकल, उस लड़की के मम्मी का भाई, तो हर मदर्स ब्रदर की जगह हर मटर्नल अंकल लिख दे। तो आपने बोला हर मटर्नल अंकल इज माई मटर्नल अंकल, उनका मामा मेरा मामा सेम है। अगर दो लोगों का मामा सेम है तो वो लड़की आपकी क्या लगी, वो लड़की आपकी बहन लगेगी। और वो लड़की की मम्मी सलमान की क्या लगेगी, लड़की की मम्मी सलमान की मम्मी लगेगी। अगर वो लड़की आपकी बहन हुई तो लड़की की मम्मी आपकी भी मम्मी लगेगी ना, तो यहां पे आंसर विल बी नन ऑफ दीज।
समझा? अगर यहां पे मटर्नल आंट होता तो शायद फिर भी एक आंसर हो सकता था, बट मटर्नल आंट नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग नन ऑफ दीज ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, अरुण सेड शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू अरुण? अरुण ने एक पिक्चर को देख के बोला शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर। ठीक है, अब यहां पे हम जब भी बताए थे ना अपॉस्ट्रोफी एस वाला होगा तो उसको आगे से ही सॉल्व करेंगे। कैसे होगा? माई सन्स वाइफ, माई सन्स वाइफ आपकी क्या लगती है? अगर कोई आदमी बोल रहा है माई सन्स वाइफ तो वो क्या हो गया? माई सन्स वाइफ मतलब माई डॉटर इन लॉ। माई डॉटर इन लॉज डॉटर, आपकी बहू की बेटी आपकी क्या लगेगी? तो आपकी बहू की बेटी आपकी ग्रैंड डॉटर लगेगी, है ना? चलो स्टेटमेंट क्या बन गया? पिक्चर को देख के अरुण ने बोला ये मेरी पोती की मम्मी है, ये मेरी ग्रैंड डॉटर की मम्मी है। तो लेडी अरुण की क्या लगी? अरुण की ग्रैंड डॉटर की मम्मी मतलब अरुण की बहू, तो शी इज द डॉटर इन लॉ। आप खुद से इमेजिन करो ना, एक फोटो को देख के अरुण ने बोला ये मेरे बेटे की बीवी की बेटी की मम्मी है। बेटे की बीवी डॉटर इन लॉ, उसकी बेटी पोती, पोती की मम्मी डॉटर इन लॉ। द आंसर विल बी डॉटर इन लॉ, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सबको? ये आपके ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस थे। आ जाओ आगे। अब हम लोग क्लॉक के क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्लॉक क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन, अ क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग। थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। सो 8 AM से लेके 2 PM के बीच में कितना डिग्री घड़ी का कांटा घूमेगा? कितना डिग्री घड़ी का कांटा घूमेगा? तो हम लोगों ने घड़ी का आर हैंड घूमेगा। अब एक बात बताओ, 8 बजे से लेके 2 बजे के बीच में कितने घंटे बीते? तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 आवर्स बीते। इन 1 आवर आपका आर हैंड 30 डिग्रीज घूमता है, तो 6 आवर में 6 into 30 दैट इज 180 डिग्रीज घूमेगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी बहुत सारे किए हैं, तो दिस विल बी 180 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10:25 इज 10:25 में घड़ी के कांटों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? कैसे निकालते हैं एंगल? थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h, 11/2 इंटू 25 माइनस 30 इंटू 10। चलो ये करो, 25 इंटू 11 इज 275, तो 275/2 माइनस 300, 275/2 माइनस 300 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिस विल बी 137.5 माइनस 300, सो दिस विल बी 162.5। ठीक है, 162.5 डिग्री। हम कुछ गड़बड़ किए क्या? 11/2 इंटू 25 माइनस 300, ठीक है तो किए। लेट मी सी, 11/2 137.5 माइनस 300 इज 162.5। ऑप्शंस गलत है गाइस, 162.5 विल बी द आंसर। ठीक है, चलो, अ क्लॉक स्टार्टेड एट नून, नून मतलब 12 बजे स्टार्ट हुआ, बाई 10 minutes past 5, 5:10 में आर हैंड कितना घूम गया? हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस भी क्लास में किए हैं। 12 बजे से लेके 5:10 के बीच में कितना टाइम बीता है? तो 5 hours 10 minutes बीता है। 1 hour में आर हैंड 30 डिग्रीज घूमता है, तो 5 hour में 5 into 30 दैट इज 150 डिग्रीज घूमेगा। एंड 1 minute में आर हैंड हाफ डिग्री घूमता है, तो 10 minutes में 10 into हाफ दैट इज 5 डिग्रीज घूमेगा। तो टोटल कितना हो गया? 155 डिग्रीज। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में भी किए गाइस, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्ट करना है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलो क्लॉक्स हो गया, आओ कोडिंग डिकोडिंग। इफ कस्टम इज रिटन एज UCSTMO, सॉरी उल्टा लिख दी ना, UCTSMO,
तो बताओ पेरेंट कैसे लिखाएगा, बताओ जल्दी से डिकोड करो। कस्टम आपने लिखा है UCTSMO, तो पेरेंट कैसे लिखाएगा? क्या किया हम लोगों ने? कुछ भी नहीं किया है यहां पे, बस दो दो लेटर्स को हम लोग इंटरचेंज करते गए हैं। तो यहां पे भी दो लेटर्स को इंटरचेंज करो। AP आपने देख लिया, ये तीनों आंसर नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A। हम लोग को जल्दी भी करना है ना, याद है लास्ट लेक्चर में भी हम बोले थे वी हैव टू बी क्विक अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, हमें जल्दी जल्दी अपना आंसर निकालना है, सही आंसर निकालने के साथ साथ, राइट। चलो, इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम एप्पल स्टैंड्स फॉर ETTPI। अब इसको ध्यान से पढ़ो, यहां ये नहीं बोला गया एप्पल इज कोडेड एज ETTPI, यहां ये बोला गया है एप्पल स्टैंड्स फॉर ETTPI, मतलब ETTPI को आप कोड करोगे तो एप्पल बनेगा। तो आपको बताना है दिल्ली के लिए क्या कोड है। गाइस ये ट्रिक क्वेश्चन है, आप लोग क्या देखते हो, ओ एप्पल इंग्लिश वर्ड है उसका कोड होगा ETTPI, यहां बोला नहीं, एप्पल स्टैंड्स फॉर ETTPI, मतलब ETTPI का कोड है एप्पल। तो आपको पहले ये डिकोड करना है एंड देन दिल्ली के ऊपर आपको सेम चीज अप्लाई करना है। चलो ट्राई करो, कोड निकालो एंड ट्राई करो। बहुत सिंपल है, -4, E से 4 स्टेप पीछे जाओगे तो A आएगा, फिर T से 4 स्टेप पीछे जाओगे तो P आएगा, फिर T से 4 स्टेप पीछे जाओगे तो P आएगा, फिर L MNOP, P से 4 स्टेप पीछे जाओगे तो 4, और ये तो बेसिकली -4 करना है। चलो D से 4 स्टेप पीछे जाओ, क्या होगा, CBAZ, Z से आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए, ये सब गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C। अगर आपने क्वेश्चन उल्टा पढ़ा होता तो आप D+4 करते, EFGH, और आप D ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते, दैट इज नॉट राइट, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C। ETTPI का कोड है एप्पल, एप्पल का कोड ETTPI नहीं है। क्लियर हुआ सबको? चलो, ये था हमारा कोडिंग डिकोडिंग। आ जाओ डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो देखो क्या दिया गया। माधुरी travels 14 kilometer west and then turns left and travels 6 kilometer and further turns left and travels 26 kilometer. How far is Madhuri from the starting point? बनाओ इसका डायग्राम, कैसे बनेगा? ये स्टार्टिंग पॉइंट है माधुरी का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। चलो क्या किया माधुरी ने, पहले वो वेस्ट की तरफ गई 14 किलोमीटर्स, तो ये वेस्ट की तरफ आई 14 किलोमीटर्स, फिर यहां पे इसने एक लेफ्ट टर्न लिया और 6 किलोमीटर ये लोग चले, तो लेफ्ट टर्न लेके 6 किलोमीटर चली, फिर वापस लेफ्ट ली एंड 26 किलोमीटर गई। अब वापस लेफ्ट लेके आप जब 26 जाओगे तो 14 तो यहीं कवर हो गया, और यहां 14 कवर होने के बाद वापस से आप गए और आपने, तो दिस इज 14 + 12, टोटल 26 है ना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तो 12 किलोमीटर हुआ। अब आपको बताना है ओरिजिनल पॉइंट से माधुरी कितने दूर है, ठीक है। दिस इज 12, दिस इज 6। क्या आप ये निकाल सकते हो कि इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 12 स्क्वायर + 6 स्क्वायर होल रूट ओवर, 12 स्क्वायर इज 144, 6 स्क्वायर इज 36 होल रूट ओवर, ठीक है। तो दिस विल बी 180 होल रूट ओवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। समझ में आया सबको? चलो सेम टाइप का क्वेश्चन है। सोहन ड्रोव 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, then turned left and drove 20 kilometers, then turned towards east and drove 25 kilometers, and finally turning left covered 20 kilometer. How far is he from his house? बताओ, बहुत सिंपल से बनाओ, हो जाएगा। क्या होगा आंसर? देखो अगेन, ये घर है सोहम का, पहले सोहम ने स्टार्ट किया 15 किलोमीटर वेस्ट जाना, तो ये 15 किलोमीटर वेस्ट आया। अब ये लेफ्ट लिया और 20 किलोमीटर नीचे गया, तो अभी नीचे 20 किलोमीटर आया। अब ये ईस्ट की तरफ गया, तो ये ईस्ट है ना, ईस्ट की तरफ गया 25 किलोमीटर, अब ईस्ट की तरफ 25 जाएगा, तो ये तो 15 हो गया,
और इसके आगे और 10, क्योंकि 15 तो ये हो गया ना, तो इसके आगे और 10 किलोमीटर गया, एंड देन वापस लेफ्ट होके 20 किलोमीटर ऊपर आ गया, तो वापस वो इधर आ गया। तो फाइनली अपने घर से कितना दूर है, इतना डिस्टेंस कितना होगा, ये और ये डिस्टेंस सेम होगा, तो ये अपने घर से 10 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ठीक है ना, यहां पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया, 2 अजम्पशंस दिया गया है, आपको बताना है कौन सा अजम्पशन इंप्लिसिट है, कौन सा नहीं है। पहला स्टेटमेंट इज यू आर हियर बाय अपॉइंटेड एज अ प्रोग्रामर with a probation period of 1 year and your performance will be reviewed at the end of the period for confirmation, a line in an appointment letter. Pehla assumption, the performance of an individual generally is not known at the time of appointment. Number 2, generally an individual tries to prove his worth in the probation period. अब आपने अगर किसी के प्रोबेशन पीरियड के किसी के लेटर में ये लिखा है कि आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा एंड प्रोबेशन पीरियड के एंड में आपका परफॉर्मेंस को रिव्यू करके हम कंफर्म करेंगे। हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि नंबर 1, आपको अपॉइंट करते वक्त मेरे को आपके परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता है, एंड हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आप अपना वर्थ प्रोबेशन पीरियड में बता दोगे, तो यहां पे बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। नेक्स्ट, it is desirable to put a child in school at the age of 5 or so. Number 1, at that age the child reaches appropriate level of development and is ready to learn. Number 2, the schools do not admit children after 6 years of age. आपने बोला it is desirable to put child in school at the age of 5 or so. 5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में डाल देना चाहिए। क्यों? बिकॉज उस समय तक वो सोचने समझने और चीजें लर्न करने के कगार पे आ जाता है। लेकिन कहीं पे भी हमने ये तो नहीं बोला कि 5 साल की उम्र में नहीं डालोगे तो 6ठे साल में स्कूल नहीं लेगा, तो यहां पे ओनली assumption 1 इज इम्प्लिसिट। समझा सबको? आई थिंक हाँ, यहां पे अपना लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो आज के कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग फटाक से चलते हैं अपना मैथ्स वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born at the intervals of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child? अब यहां पे मान लो 5 लोग हैं, A B C D E, ये पांचों 3-3 साल के गैप पे बने हैं, बने मतलब पैदा हुए हैं। तो अगर A का एज है X, तो B का होगा X प्लस X माइनस 3, X से 3 साल छोटा, फिर C होगा X माइनस 6, फिर D होगा X माइनस 9 एंड E होगा X माइनस 12, है ना। अब इन सबको ऐड कर दो तो टोटल एज है 50। सो X प्लस 3 प्लस X प्लस X माइनस 3 प्लस X माइनस 6 प्लस X माइनस 9 प्लस X माइनस 12 इज 50। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5X माइनस 12 प्लस 9 इज 21 प्लस 6 इज 27 प्लस 3 इज 30 इज 50। तो 5X इज इक्वल टू 50 प्लस 30 इज 80, X is equal to 80 by 5 which is 16। 80 by 5 16 होता है ना। ठीक है, अब आपको X का वैल्यू आ गया 8, ये X का वैल्यू आ गया 16, आपको E सबसे छोटे का एज निकालना है, तो 16 माइनस 12 विल गिव यू 4। सो सबसे छोटे वाले बंदे का एज है 4 इयर्स। समझ में आया? आपको बोला गया 5 लोग हैं जिनका उम्र 3-3 से घट रहा है, तो सबसे बड़े वाले का अगर X है एज, तो दूसरे का X माइनस 3, देन X माइनस 6, देन X माइनस 9, X माइनस 12। आपने सबका टोटल मेरे को बता दिया 50, तो मैंने सबको ऐड कर दिया और 50 आ गया। तो X का वैल्यू क्या निकला 16। अगर X का वैल्यू 16 निकला तो E जो सबसे छोटा था उसका एज क्या था X माइनस 12, दैट इज 16 माइनस 12 विच इज 4 इयर्स। समझा? चलो नेक्स्ट, अ फादर सेड टू हिज सन, एक आदमी ने अपने बेटे को बोला I was as old as you are at the present at the time of your birth। जितने उम्र के तुम अभी हो हम उतने ही उम्र के थे जब तुम्हारा जन्म हुआ था। तो अब एक बात बताओ, अगर आप मान लो 5 साल के थे जब आपके भाई का जन्म हुआ, तो आपका भाई जब 5 साल का होगा तो आप कितने साल के होगे 10 इयर्स के, जस्ट डबल। तो अगर किसी के जन्म के टाइम पे आप उनसे आप उसी एज के थे जिस एज का वो आज है, मतलब आपका एज उसके एज से डबल हो चुका है। अब यहां बोला जा रहा है फादर्स एज इज 38 नाउ। ठीक है, तो सन का एज अभी क्या होगा, अभी हम बोले ना अगर आप किसी के बर्थ के टाइम पे जितने साल के थे आज वो बंदा उतने साल का है, तो इसका मतलब आपका एज डबल हो गया है उसके एज से। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो पापा का एज उतना ही था जितना एज आज उस बच्चे का है, तो मतलब आज पापा का एज डबल हो गया होगा। मतलब अगर आज पापा 38 इयर्स के हैं तो इसका मतलब बेटा आज कितने साल का होगा 38 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 19।
आपसे पूछा गया है सन का एज 5 साल बैक क्या था, तो 5 साल पहले सन का एज वाज 14, 19 माइनस 5 इज 14। समझ में आया? सिंपल सी बात है। यहां पे बोला जा रहा है तुम अभी जितने उम्र के हो, हम तुम्हारे जन्म के टाइम पे उतने ही उम्र के थे, मतलब यहां पे एज पापा का डबल हो गया होगा आज की डेट पे। अगर आज की डेट पे पापा 38 के, मतलब बेटा कितने का है? 19 का है। 19 का अगर बेटा है तो 5 साल पहले कितने का था? 14 का था। सिंपल, समझा? चलिए नेक्स्ट, if the average marks of 3 batches of 55, 60 and 45 students respectively is 50, 55 and 60, then the average marks of all the students is, देखो 3 बैचेस है, 1 2 3, एक में 55 बच्चे, एक में 60 बच्चे और एक में 45 बच्चे। इनका एवरेज है 50, इनका एवरेज है 55, इनका एवरेज है 60। आपको बताना है ये टोटल जो आपके 160 बच्चे हैं, ये टोटल 160 बच्चों का एवरेज एज क्या है। तो हम क्या निकालेंगे? पहले इनका टोटल निकाल लो, 5 5 25, 2750, फिर इनका टोटल निकालो 30, 3300 और इनका टोटल निकालो 6 5 40, नहीं सॉरी 6 5 30, 6 5 24। ठीक है, नाउ ऐड दीज 3। ठीक है, तो 2700 प्लस 3300 प्लस 2750, 057 8750। अब ये 8750 जो है ये कितने बच्चों का टोटल है? ये आपके टोटल ये 160 बच्चों का है। तो 8750 डिवाइडेड बाय 160 विल गिव यू द एवरेज ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स टुगेदर। तो डिवाइडेड बाय 160 विल गिव यू 54.68। सो आपका आंसर है इन सारे बच्चों का कलेक्टिव एवरेज इज 54.68। तीनों बैच का आपने पहले टोटल निकाल लिया, तीनों बैच का अलग अलग आपका एवरेज दिया गया था, आपने तीनों बैच का टोटल निकाल लिया, सबको ऐड कर दिया तो आपको टोटल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स मिल गया। एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गए, डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स मिल जाएगा विच इज 54.68। समझा? नेक्स्ट, एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kgs। तो ए बी और सी का एवरेज है 45, ए और बी का एवरेज है 40 एंड बी और सी का एवरेज है 43। आपको बी का वेट निकालना है। ठीक है, मैं एक बात बताओ, ए बी और सी का अगर एवरेज है 45 तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी विल बी 45 इंटू 3 दैट इज 135। समझ आ रहा है? क्योंकि ये इनका एवरेज है तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ दिस विल गिव यू टोटल। तो ए प्लस बी प्लस सी विल बी 135। Similarly, A plus B will be equal to 40 into 2 that is 80 and B plus C will be 43 into 2 that is 86। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया देखो, A plus B plus B plus C is 80 plus 86, इसको और इसको ऐड कर दिया हमने, तो मतलब A plus B plus B plus C is 166। ठीक है, अब यहां पे a प्लस बी प्लस सी को हम इससे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस बी इज 166। इसको सब्सटीट्यूट करके 135 लिख दिए, तो 135 प्लस बी इज 166, देयरफॉर b इज इक्वल टू 166 माइनस 135 विच इज 31 kgs। समझ में आया? तो आपने a प्लस बी प्लस सी का टोटल निकाल लिया, a प्लस बी का टोटल निकाल लिया और b प्लस सी का टोटल निकाल लिया। हमें क्या खोजना था? हमें b खोजना था। हमने क्या किया? a प्लस बी और a प्लस सी को सॉरी b प्लस सी को ऐड कर दिया। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस b प्लस सी हो गया, उसमें a b और c को ऐड करके सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 31 kgs। समझ में आया सबको? समझ में आया गाइस? चलिए नेक्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज एट 2% फॉर 4 years। 5000 रुपीज पे 2% 4 years, प्रिंसिपल है 50,000 है सॉरी, ठीक है, रेट है 2%, टाइम है 4, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है? सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100 दैट इज 50,000 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 100। तो अब ये क्या हो गया? 500 इंटू 2 इज 1000, 1000 इंटू 4 इज 4000, तो आपका इंटरेस्ट पड़ा 4000 रुपीज। क्लियर? चलो नेक्स्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000। तो ये P हो गया,
फॉर 2 तो ये T हो गया एट 2% पर एनम, ये R हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर T। निकालो क्या होगा? अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर T। P कितना था? 1000। 1 प्लस R कितना है? 2 अपॉन 100। T कितना है? 2। तो 1000 इंटू 102 बाई 100 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू 102 इंटू 102 अपॉन 100 इंटू 100। 0 0 0 0 0 0 कटा, तो 102 इंटू 102 बाय 10, 102 इंटू 102 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपका आ गया 1040.4। ठीक है, दिस इज योर अमाउंट विच इज 1040.4। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 1040.4 माइनस 1000 दैट इज 40.4, तो आपका आंसर इज 40.4 रुपीज। समझा सबको? कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस जो फॉर्मूला था फॉर्मूला में सब चीज पुट कर दिया। ये एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी यहां पे बहुत भयंकर सा नहीं है। क्लियर हुआ सबको? चलिए, डेटा सफिशिएंसी। इन विच ईयर वॉज राहुल बॉर्न? राहुल एट प्रेजेंट इज 25 years younger टू हिज मदर। इससे आप राहुल का एज निकाल लोगे क्या? नहीं निकाल पाओगे। नेक्स्ट, राहुल्स ब्रदर हु वॉज बॉर्न इन 1964 इज 35 years younger टू हिज मदर। राहुल का भाई जो उसकी मम्मी से 35 साल छोटा है, वो 1964 में पैदा हुआ था। अब देखो, सेकेंड सेंटेंस से हमें क्या पता चल जाएगा कि राहुल का भाई 1964 में पैदा हुआ था, और आप बोल रहे हो कि वो उसकी मम्मी से 35 years छोटा है, विच मीन्स राहुल की जो मम्मी है वो 1929 में पैदा हुई थी। ठीक है, तो मम्मी का एज यहां पे हम लोग को पता चल जाएगा, मम्मी 1929 में पैदा हुई थी, 1929 में। अब आप बोल रहे हो राहुल 25 year यंगर है मम्मी से। ठीक है, मतलब राहुल मम्मी के जन्म के 25 साल बाद हुआ है, तो राहुल कब पैदा हुआ होगा? 1929 प्लस 24 इज 1954। ठीक है, तो राहुल 1954 में पैदा हुआ होगा, तो आप उसका प्रेजेंट एज निकाल सकते हो। तो आपको दोनों सेंटेंसेस का इंफॉर्मेशन लगा इस आंसर को निकालने के लिए, तो बोथ 1 and 2 आर रिक्वायर्ड टू गेट द आंसर। आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ 10 पोल्स ईच ऑफ सेम वेट। ठीक है, आपको बोला जा रहा है 10 पोल्स जिसका वेट सबका सेम है, उसका टोटल वेट क्या होगा। पहला सेंटेंस, 1/4 ऑफ वेट ऑफ ईच पोल इज 5 kg। हर पोल का जो भी वेट है उसका 1/4 5 kg होता है। अगर 1/4 5 kg है तो पूरे पोल का वेट क्या होगा? 20 kg, और एक पोल का 20 kg हुआ तो 10 पोल्स का 200 kg हो जाएगा। इससे अकेले हम आंसर निकाल सकते हैं। सेकेंड वाला देखते हैं, द टोटल वेट ऑफ 3 पोल्स इज 20 kg मोर देन द टोटल वेट ऑफ 2 पोल्स। 3 पोल्स का जो वेट है वो 2 पोल से 20 kg ज्यादा है, बट सारे पोल्स का तो वेट सेम था, तो मतलब वो जो तीसरा पोल है वो 20 kg का हो गया। ठीक है, 20 kg का हुआ, मतलब हर पोल 20 kg का हुआ। इससे अकेले भी निकल पा रहा है। सो आइदर 1 और 2, दोनों में से कोई भी सेंटेंस ले लो, इट विल बी सफिशिएंट टू गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, परसेंटेज। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। He sells 40% apples and still has 420 apples. Originally he had, तो हमने पढ़ा है, new value is equal to old value 1 minus x upon 100. न्यू वैल्यू कितना है? 420. ओल्ड वैल्यू है नहीं पता, वही खोजना है। 1 minus 40 upon 100. ठीक, कैसे हो जाएगा? 420 is equal to old value 100 minus 40 upon 100. 420 is equal to old value into 60 upon 100. तो 420 into 100 upon 60 is equal to old value. This will give you 700 apples. Same question हम लोगों ने क्लास में कर रखा है ना? नेक्स्ट, एक क्लास में मेन टू वुमेन का रेशियो है, मेन टू वुमेन का रेशियो है 3:5। क्लास में टोटल 24 बच्चे हैं, तो बताओ वुमेन कितनी होंगी। स्टेप 1, add both the ratios, तो 3 + 5 is 8. Step 2, women का रेशियो क्या था? 5, तो 5 upon 8 into 24,
will give you the number of women. Very simple. इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो हम लोगों ने क्लास में किया है गाइस, है ना. नेक्स्ट, इन व्हाट रेशियो शुड प्रॉफिट बी डिवाइडेड इफ MNO, ये तीन लोग हैं, इन लोग ने इन्वेस्ट किया है 2:3:5 के रेशियो में, एंड टाइमिंग है 4:5:6 के रेशियो में. ठीक है, जब ऐसे दो रेशियोज दिए रहते हैं ना किसी भी लोग के, आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको ओवरऑल रेशियो मिल जाएगा. तो 4 2 8, 5 3 15, 6 5 30. सो द प्रॉफिट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 8:15:30 का रेशियो. कुछ नहीं है, आप मनी कितना इन्वेस्ट करते हो और कितने टाइम के लिए करते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट योर रेशियो, जिसमें आपको टोटल डिवाइड करना है 8:15:30. क्लियर हुआ सबको? चलो नेक्स्ट, अ पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर, तो डिस्टेंस है 600 मीटर इन 5 मिनट्स, टाइम है 5 मिनट्स, आपको स्पीड निकालना है. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू 600 मीटर अपॉन 5 मिनट्स. अच्छा, आपको किलोमीटर पर आवर में निकालने बोला है, तो मीटर को आपको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, देन वी डिवाइड इट, मतलब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड करते हो बाय 1000, राइट. तो डिवाइडेड बाय, यार रुको, 600 मीटर्स इज इक्वल टू 600 बाई 1000 किलोमीटर. एंड सेम वे मिनट्स को अगर आपको कन्वर्ट करना है इनटू दिस, क्या बोलते हैं, आवर्स, तो कैसे होगा, 5 मिनट्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स, है ना. ठीक है, तो अपने को क्या करना है, 600 डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 60, 5 मिनट, बस 5 मिनट. ठीक है, सो आपने ये क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 60, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करके इसको खत्म करना है. सो बेसिकली 600 डिवाइड 1000 किलोमीटर, दिस इज करेक्ट. 5/60 आवर्स, दैट इज करेक्ट. ठीक है, तो 600 इंटू 60 अपॉन 5 इंटू 1000. ठीक है, 0 0 कटा, 0 0 कटा, ये कटा, ये कटा, तो 36/5, 36/5 कितना होता है, 7.2. सो योर आंसर विल बी 7.2 किलोमीटर पर आवर. ये 60 और 600 देख के ये मत सोचना आपने गलत लिखा है, यही सही इक्वेशन बनेगा इसका. ठीक है, सो आंसर विल बी 7.2. लास्ट के 3 क्वेश्चन है गाइस, जल्दी जल्दी. एरोप्लेन कवर्स अ डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 420 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स. स्पीड है 245 मिनट्स, स्पीड है 240 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 5 आवर्स. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दैट इज इक्वल टू 240 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 240 इंटू 5 कितना होता है, 1200, मतलब 200 किलोमीटर हमें देखना है. अब आपको बोला जा रहा है टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी भी यही रहेगा 1200 इन 1/2/3 आवर्स, टाइम आपका हो गया 1/2/3. तो इसको अगर अपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3 आवर्स. स्पीड क्या होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, दैट इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 5/3, दैट इज इक्वल टू 1200 इंटू 3/5, 240 इंटू 3 इज 720. सो आपका स्पीड शुड बी 720 किलोमीटर्स. तो पहले हम लोगों ने इस इंफॉर्मेशन से आपका डिस्टेंस निकाला एंड देन वो डिस्टेंस और टाइम यूज करके जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो निकाल लिया. वेरी वेरी इजी. चलो नेक्स्ट, इफ आरिफ कैन रीड 39 पेजेस इन हाफ एन आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हर टू फिनिश अ बुक दैट इज 1287 पेजेस. ठीक है, तो इन हाफ आवर, नहीं सॉरी, हम लोग को पेजेस का खोजना ना. चलो 39 पेजेस के लिए हाफ आवर. ठीक है, 1 पेज के लिए हाफ आवर डिवाइडेड बाय 39, देयरफॉर 1287 पेजेस के लिए 0.5 डिवाइडेड बाय 39 इंटू 1287.
आप इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा. सो 0.5 into 1287 डिवाइडेड बाय 39 दैट इज 16.5 आवर्स. तो यहाँ पे 16.5 आवर्स लगेगा. अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करोगे काम बेमतलब का बढ़ेगा. हाफ एन आवर दिया गया तो उसको अपने 0.5 आवर यूज करके कर सकते हैं. समझ में आया सबको? चलो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में, जल्दी से ही देखो, ट्राई करो सॉल्व करने का. चलो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो. आपको क्या बोला जा रहा है? एक आर्टिकल है, ठीक है, जिसका लेट्स से सीपी इज एक्स. उसका अगर आप 4% प्रॉफिट में बेचो और 6% प्रॉफिट में बेचो तो डिफरेंस आता है 3 रुपीज का. ठीक है, अब अगर मान लो हम प्रॉफिट रख रहे हैं 4% का, तो मेरा एसपी क्या हो जाएगा? x प्लस 4% x दैट इज इक्वल टू x plus 4 upon 100x that will be something like 104 by 100x. वही अगर हम प्रॉफिट रख रहे हैं 6% का, तो मेरा सेम वे एसपी क्या हो जाएगा? x plus 6% x plus 6 upon 100x that is 106 upon 100x. आपको बोला जा रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस इज 3. ठीक है, तो 106 upon 100x माइनस 104 upon 100x इज इक्वल टू 3. तो हम लोग 106 माइनस 104 अपॉन 100x इज 3. तो मतलब 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3 इंटू 100 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 150. तो आपका CP 150 था, तो 4% प्रॉफिट में व्हाट विल बी योर SP? अगर CP इज 150 तो एट 4% प्रॉफिट SP विल बी 156 एंड at 6% profit SP will be 159. दोनों के बीच 3 का गैप आ गया. आपको रेशियो पूछा जा रहा है, तो 156 अपॉन 159 कितना होता है? आप डिवाइड करो 3 से, तो दिस विल कम टू 52:53. सो करेक्ट आंसर विल बी 52 अपॉन 53. क्लियर हुआ? कुछ भी नहीं था, वेरी 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 इजी क्वेश्चन. आई एम स्टिल वेरी स्केप्टिकल कि आपको ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा, बट अगर पूछा भी जाए तो शांति से देखना, बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाता है. तो ये था हमारा सेकंड सेशन, या फिर पता नहीं, थर्ड सेशन, जहां पे हम लोगों ने और एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए MHCET 5 इयर्स के लिए. जितने भी लोग अपीयर करने वाले हो जल्दी से इनको सॉल्व कर लेना, और अगर कोई भी डाउट आए तो फटाक से मेरे को पूछ लेना. आई विल बी हियर टू हेल्प यू गाइज आउट. इस बार 30 मई को अपना दिन बनाओ एंड मेक श्योर कि 30 मई को एकदम अच्छे से आंसर्स करके 99 परसेंटाइल में अपने को आना ही है. ठीक है, तो जम के मेहनत करो. अभी भी एक हफ्ता है और ये हफ्ता पूरा काया पलट कर सकता है, तो जल्दी से मेहनत करो, अच्छे से मेहनत कर दो. मिल लेंगे अपने बहुत ही जल्दी. तब तक के लिए हंसते रहो, खुश रहो. धन्यवाद, बाय बाय.